जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर अशफाक मेमन। आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आप ये देख लें कि मेरे जो पिछली वीडियो थी उसमें जो मैंने फोरकास्ट की थी अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से, एग्जैक्टली वही होने जा रहा है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन तब टेबल होगी जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस्लामाबाद पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले होंगे। तो आज 7 मार्च है और कोई इस वक्त दिन के 12:30 होने को हैं। तो इस वक्त सूरत ये है कि कल बिलावल भुट्टो का मार्च अख्ताम पजीर होगा इस्लामाबाद में, और उसके लगभग कल या मैक्सिमम परसों 9 मार्च तक अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाएगी। तो इसके अलावा क्या सूरत हाल है, कितने मेंबरान की हिमायत हासिल है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को, कब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग हो जाएगी, कब तक ये हुकूमत गिरेगी या रहेगी, क्या इस वक्त नंबर गेम चल रहा है, ये सारी सूरत हाल, बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च कितना कामयाब या कितना नाकाम हो रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल प्लान्स इस वक्त क्या हैं पाकिस्तान की फ्यूचर गवर्नमेंट के हवाले से, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन इससे पहले एज़ यूजुअल आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका जो नोटिफिकेशन यानी बेल वाला आइकन जो है उसको भी प्रेस करें। जनाब, तो सूरत ये है कि जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया और जैसे मैंने आपको कोई मेरा 12-13 दिन पहले का वीडियो थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो आपसे पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से शेयर नहीं की, इसलिए कि आप देखें कि जो मेरी फोरकास्ट है वो कितनी सक्सेसफुल है या परफेक्शन के कितने करीब है। तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल या ज़्यादा ज़्यादा परसों तक ये नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल हो जाएगी, जो कि हमने कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी के लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पजीर होने के आसपास पेश हो जाएगी। सॉरी। और इस वक्त सूरत क्या है, इस वक्त सूरत ये है कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को 200 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल हो चुकी है। जी हाँ, 200 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल हो चुकी है, जिसमें PMLQ, GDA, MQM और बाप शामिल नहीं है। जी हाँ, ये लोग शामिल नहीं हैं। इस वक्त जो हिमायत हासिल हुई है वो हुई है जहांगीर तरीन खान ग्रुप की, और जहांगीर तरीन खान ग्रुप में एक और ग्रुप जम होने या उसकी सपोर्ट करने जा रहा है, वो है अलीम खान का। और अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप आज यानी ये 7 मार्च की मैं दोपहर आपसे मुखातिब हूँ आफ्टरनून में, तो आज रात तक उनके इजलास हो रहे हैं, जिसमें ये दोनों ग्रुप या तो एक आपस में मर्ज हो जाएंगे, इंजमाम उनका हो जाएगा, या कम से कम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और ये ग्रुप फिर अदम एतमाद में अपोजिशन को सपोर्ट करेगा। तो ये ग्रुप मिला के और फिर जो पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने और JUI ने जो अपने मेम्बरान गवर्नमेंट के जिनको अपने साथ मिलाया है, वो मिला के 200 से नंबर ऊपर हो जाएगा। तो नंबर का कोई मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी की अपनी कोशिश यही है कि PMLQ को शामिल कर लिया जाए, लेकिन नून लीग इस पर राज़ी नहीं हो रही फ़िलहाल। लेकिन नून लीग इस पर राज़ी हो गई है कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के फ़ौरन बाद इलेक्शन ना करवाए जाएं, पहले कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जाएं, या जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या जो इलेक्टोरल जो चेंजेस हैं जो कि इमरान खान पहले कर चुके हैं उनको अनडू किया जाए, जिसमें एक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, फिर ओवरसीज़ को जो वोट देने का हक था उस हवाले से है, जिनकी वजह से अपोजिशन को खदशा है कि उनको नुकसान होगा। तो इनको ठीक करके और फिर जो होगा वो अगले इलेक्शन का प्लान होगा, जो कि ज़्यादातर इम्कान यही है कि अक्टूबर के एंड तक वो इलेक्शन मुतवक्का है। तो ये भी आपको नज़र आ जाएगा कि इलेक्शन कब होते हैं। ये एक सवाल सब पूछते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब मेंबर पूरे थे तो टेबल क्यों नहीं हुई। तो वो टेबल होने में जो डिले हुई है उसकी वजह ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काफ़ी इश्यूज थे, अपोजिशन को अपने नंबर्स को यकीनी बनाना था, और बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च था, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत उस लॉन्ग मार्च में बिजी थी और इसलिए उनके सारे मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व थे, तो उस वजह से डिले हुई है। फिर ये था कि जितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकें वो कर लें, और तीसरा जो था एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू ये था कि इस्लामिक
फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में 22-23 मार्च के लगभग होने जा रही है, और वो इसी कौमी असम्बली के हाल में हो रही है जिसमें कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल होना है। तो इसलिए वहाँ पे रिनोवेशन का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। इवन वहाँ की जो कौमी असम्बली में जो सीटें हैं उन तक को उखाड़ दिया गया है, और उस कौमी असम्बली का सारा सेक्रेटरीट, सारा स्टाफ जो है वो घरों से काम कर रहा है। 11 मार्च तक उनको कहा गया कि आप घरों से काम करें। तो ये खदशा था कि पहली बात तो ये, अगर अदम एतमाद की मोशन हम लेके वहाँ पहुँचे तो कोई लेगा या नहीं लेगा, और एंटरटेन करेगा या नहीं करेगा, या रिक्विजिशन का, और उसके बाद ये कि उस पर अमल होता है कि नहीं होता, कि वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो उस वजह से थोड़ी डिले हुई है। अब वो चीज़ें भी फाइनल होने के करीब है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब इसका प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस का ये होगा कि अगर 9 मार्च हम मैक्सिमम की तरफ जाते हैं, ठीक है, कि अगर हम 9 मार्च को परसों तक वो प्रेबल हो जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो स्पीकर को ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन में असेंबली का इजलास बुलाना होता है। यानी अगर 9 मार्च को आती है तो 23 मार्च तक, ज़्यादा से ज़्यादा पहले भी बुला सकता है। और जब इससे इजलास शुरू हो जाएगा उसके बाद अदम एतमाद की जो तहरीक है वो पेश होगी। ये नहीं होता कि आज अदम एतमाद तहरीक पेश कर दी जाए और कहा जाए कि आप इजलास पूरा लें। नहीं, पहले इजलास रिक्विजिशन होगा, इजलास शुरू होगा, उसके बाद उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल होगी, और जिस दिन टेबल होगी उससे कम से कम मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज के अंदर उस पर वोटिंग होनी लाजमी है। तो अगर हम सारे मैक्सिमम ले लें कि भाई 14वें दिन ही स्पीकर साहब इजलास बुलाते हैं, यानी 22-23 को, और 23 को छुट्टी है, 22 को ये इस्लामी सलवा कॉन्फ्रेंस, तो 24-25 को इजलास हो जाए, फिर 3 के बजाय 7 दिन तक वोटिंग उसमें कराते हैं, तो एक हफ्ता आप और लगा लें 24-25 से लेकर, तो 31 मार्च या 1 अप्रैल तक चला जाएगा। तो 1 या 2 अप्रैल तक इस पर वोटिंग हो चुकी होगी, और 3 से रमज़ान मुबारक का आगाज़ है, तो रमज़ान मुबारक के आगाज़ से पहले इस पर वोटिंग हो चुकी होगी, इस पर डिसीजन आ चुका होगा, और गालिब इम्कान यही है कि इमरान खान डी सीट या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हट चुका होगा, क्योंकि इस वक्त सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स इस बात के हामी हैं कि इमरान खान को जाना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि जो हुकूमत के मेंबरान अपोजिशन को वोट देंगे उनका क्या होगा। एक कानून मौजूद है जिसको हम डिफेक्शन क्लास कहते हैं, जिसके तहत 2 मौके पे अगर कोई भी पार्टी का रुकन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देता है तो उसकी असेंबली की रुकनीत ख़त्म हो जाएगी। और वो कौन से 2 मौके हैं? एक बजट सेशन में अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देना, एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद। और कोई नहीं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर की बात नहीं हो रही, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर अदम एतमाद आती है या एतमाद की तहरीक आती है तो उसमें पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो भी वोट देगा उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी एक एडवांटेज उनको ये है कि वो उसका एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है कि स्पीकर साहब पहले इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमीशन को खत लिखेंगे कि भाई इन फलां मेंबर साहबान ने जो है वो डिफेक्शन क्लास के तहत पार्टी से गद्दारी की है, बेवफाई की है, इनको डिनोटिफाई किया जाए। फिर इलेक्शन कमीशनर उस पर उनको बुलाएगा, उनकी बात सुनेगा, फिर ये होगा, प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये 2-3 महीने उसमें लग जाते हैं। और इससे पहले ये नहीं कि महज अंदाजे पे या अजम्पशन पे स्पीकर साहब भेज दे कि भाई हमें डर है कि ये मेंबरान गवर्नमेंट के साथ खड़े नहीं होंगे, इसलिए इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। सज़ा तब मिलती जब कोई जुर्म हो चुका होता है। अगर अल्लाह ना करे मैं किसी का कत्ल करता हूँ, 2 साल बाद तो उसकी सज़ा मुझे आज नहीं मिलेगी, जब मैं जुर्म करूँगा तो मिलेगी। तो वो जब वोट डाल चुके होंगे तो वोट भी डाल सकते हैं, वोट कास्ट भी होगा, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को स्पीकर साहब खत लिख सकते हैं। लेकिन उसमें भी 2-3 महीने लग जाते हैं, 2 महीने तो कम से कम लगते हैं। तो तब तक नई हुकूमत के लिए भी वोटिंग हो चुकी होगी, वज़ीर आज़म जो नया आएगा उसके लिए भी हो चुकी हो, तो वहाँ भी उनका वोट डल चुका होगा, पड़ चुका होगा और काउंट हो चुका होगा। तो उस हवाले से उनको कोई ख़तरा नहीं है कि वो फिर वोट उसका काउंट होगा या नहीं होगा। सिर्फ इसको थोड़ा सा इंश्योर करने के लिए कि कहीं स्पीकर साहब कोई डंडी न मार दें, हो सकता है कि अपोजिशन स्पीकर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए और पहले अपना स्पीकर लेके आए, फिर उस पर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस पर वोटिंग कराए। तो उसका भी एक अच्छा खासा बड़ा चांस मौजूद है। तो उस पर भी आप देख लीजिएगा क्या होता है क्या नहीं होता। और बाकी ये रहा कि हुकूमत जो बनेगी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बनेंगे। ज़रदारी साहब को पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और पंजाब में अभी तक भी नून लीग का असरार है कि हमें हुकूमत दी जाए। और इस वक्त चूँकि सारे नेशनल जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं जो कि इंटरफेयर कर सकते हैं ऐसे मामला में, वो सारे न्यूट्रल हैं और उन सब की ये कोशिश है
کہ وہ اس معاملے میں نہ پڑیں. تو اس وجہ سے اپوزیشن کی اس نو کانفیڈنس موشن کے کامیاب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی لیڈر مقبول ہونا چاہتا ہے تو دو چیزیں ہیں جو وہ بات کرتا ہے, یا اینٹی انڈین سینٹیمنٹس کو آپ بڑھا دیں یا اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو بڑھا دیں. تو کل جو پرائم منسٹر صاحب عمران خان نے تقریر کی ہے ویلسی میں 6 مارچ کو, آپ نے دیکھا کہ وہ کھل کر برسے ہیں یورپین یونین پر بھی, نیٹو پر بھی, امریکہ پر بھی. حالانکہ وہ آج سے ایک ہفتہ پہلے تک ساری IMF جو کہ محتاج ہے یورپین یونین کی اور امریکہ کی, اسے ڈکٹیشن لیتے رہے ہیں. اس کے کہنے پر فائنینشیل آٹونومی دی اسٹیٹ بینک کو. پاکستان کی جو فائنینشیل سیکریٹس ہیں یا فائنینشیل جو پاکستان کا پارٹ ہے وہ آلموسٹ IMF کے حوالے کر دیا. اسٹیٹ بینک کا گورنر جو اپوزیشن کہتی ہے کہ وائس رائے کے برابر ہو گیا. تب تک وہ امریکہ کو جواب دینے کو تیار نہیں تھے, لیکن اور منتیں کرتے رہے کہ مجھے جو بائیڈن صاحب کال کر لیں. لیکن اب وہ کہتا ہے کہ نہیں, امریکہ اور یورپین یونین کو اور نیٹو کو کہ نہیں, آپ برے ہیں اور ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. تو یہ جب کوئی پرائم منسٹر جانے لگتا ہے تو عوام میں مقبولیت لینے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ میرے ساتھ لوگ موجود ہیں, یہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو بڑھاوا دیتا ہے. اور عمران خان یہی کر رہا ہے اور اس کا اسے نقصان ہوگا. نقصان یہ ہوگا کہ اگر انٹرنیشنل لیول پہ کوئی اس کی سپورٹ تھی بھی ختم ہو جائے گی. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو کا جو لانگ مارچ ہے وہ بہت زیادہ کامیاب ہو رہا ہے. کامیاب اس سینس میں بھی ہو رہا ہے کہ لوگ بھی ہیں, اور کامیاب اس سینس میں بھی ہو رہا ہے کہ اس کو بہت زیادہ کوریج مل رہی ہے. ورنہ اسی پیپلز پارٹی نے بڑے بڑے جلسے کیے تھے, لیکن پیپلز پارٹی کے خلاف جو میڈیا نے باتیں کی اور اس کے خلاف جو کیمپین چلائی, آپ کو اب وہ نظر نہیں آ رہی ہے. پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے جلسے پہلے کور نہیں ہوتے تھے, اب اس کے لانگ مارچ پورا کور ہو رہا ہے. تو یہ بھی کوئی پیپلز پارٹی نے کمال نہیں کیا, پیپلز پارٹی پہ احسان نہیں کیا. احساس نہیں, یہ پورے گیم ہے جس کا حصہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو متبادل قیادت کے طور پر پیش کیا جائے. کیونکہ عمران خان کو دیکھ چکے ہیں سب, نواز شریف کو ویسٹرن پاورز بھی اور ایون اسٹیبلشمنٹ کا کچھ حصہ بھی ان کو قبول کرنے کو ابھی بھی تیار نہیں ہے. تو چاہتے ہیں کہ ایک متبادل پارٹی موجود ہو. تو اس لیے بلاول بھٹو کو اتنا زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی غیر جانکار صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, بڑے بڑے ٹی وی اینکرس ہیں, وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں, اس کی تقریروں کی, اس کے لانگ مارچ کی. اور یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی کی محبت میں نہیں ہو رہا ہے, یہ کروایا جا رہا ہے. تو اس وقت تو ساری آپ پیرامیٹرز کہہ لیں, ساری جو ہوائیں کہہ لیں, وہ ساری عمران خان کے خلاف اور اپوزیشن کے حق میں چل رہی ہیں. تو اس لیے یہ بات طے ہے کہ انٹل انلیس کوئی معجزہ نہ ہو جائے کہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور عمران خان صاحب ڈی سیٹ ہو جائیں گے. صرف ایک طریقہ ہے جس پہ عمران خان کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کے 2-3 ہفتے اس کو ڈیلے کر دیں گے. اگر 2-3 ہفتے تک طریقہ اعتماد پیش نہیں ہوتی یا اس سے پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس پوزیشن نہیں ہو جاتا, تو اس کے بعد بہت مشکل ہو جائے گا اپوزیشن کے لیے طریقہ اعتماد لانا. کیونکہ رمضان آ جائے گا, پھر بجٹ سیشن آ جائے گا. بجٹ سیشن میں عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہو سکتی بائی رولس. تو اس وجہ سے اس کے پاس آخری وہ کہتے ہیں جو چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپڑایا کرتا ہے, تو وہ امریکہ کے خلاف سینٹیمنٹس ابھارنا اور کسی طرح اس عدم اعتماد کو مارچ کے اینڈ تک روک لیں, تو پھر اس کی بچت ہو سکتی ہے, جو کہ ناممکن سا نظر آ رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیے گا اگلے ہفتوں میں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, میری بات میں کتنی سچائی ہوتی ہے, میری جو تجزیے ہیں, میرے جو معلومات ہیں وہ کس حد تک صحیح نہیں ہیں, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا اگلے چند ہفتوں تک. اور اگلے 2 دن میں 3 دن میں کانفیڈنس موشن کا پتہ چل جائے گا. آج یا کل تک آپ کو جان ترین خان گروپ اور علیم خان گروپ میں کیا ہو رہا ہے وہ پتہ چل جائے گا. تو تب تک آپ سے اجازت اور آپ سے یہی گزارش کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.